तो दोस्तों फाइनली जोरासिक वर्ल्ड रिबेल है। जी हाँ दोस्तों, जोरासिक वर्ल्ड की ये जो नई मूवी है वो फाइनली रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख को ये हमें हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करके पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी एक आगामी एनिमेटेड श्रृंखला है और जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस का सीधा सीक्वल है। अपने पूर्ववर्ती की तरह श्रृंखला ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई जाएगी और विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित की जाएगी। जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी सीजन 1 24 मई 2024 को रिलीज होगा। विषय सारांश: कैंप क्रेटेशियस में हुई घटनाओं के 6 साल बाद द नबलर 6 के सदस्य द्वीपों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जो अब डायनासोर और ऐसे लोगों से भरी हुई है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक त्रासदी के बाद फिर से एकजुट होने पर समूह एक साथ आता है, लेकिन खुद को भागते हुए पाता है और एक वैश्विक साहसिक कार्य में शामिल हो जाता है ताकि एक ऐसी साजिश का पता लगाया जा सके जो डायनासोर और मानव जाति दोनों के लिए खतरा है, और अंत में अपने ही एक सदस्य के साथ हुई घटना के बारे में सच्चाई जान पाता है। 3 पात्र और कलाकार: डेरियस बोमन के रूप में पॉल मिकेल विलियम्स, बेन पिंकस के रूप में शॉन जैम्ब्रोन, सैमी गुटेरेस के रूप में रैनी रोड्रिग्ज, कौसर मोहम्मद यास्मीना फदौला के रूप में, किंजी कोन के रूप में डैरेन बार्नेट, ब्रुकलिन के रूप में कीर्स्टन केली। शो में प्रागैतिहासिक जीवों की सूची देखें। श्रेणी: जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी एनिमल्स। फ्रेंचाइज में पिछली प्रविष्टियों की तरह एक खिलौना लायन किसी प्राणी की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करती है। कृपया ध्यान दें कि यह सूची रिलीज के दिन या अन्यथा पुष्टि होने तक निश्चित नहीं है। एलोसोरस, एंकिलोसोरस, ऊबर, एट्रोसिरैप्टर, भीड़, पेंथेरा, लाल, चीता, बैरियोनिक्स, बेक्लिस्पिनेक्स, ब्रैकियोसोरस, कार्नोटोरस, सेराटोसोरस, दिलोफोसोरस, डिमोर्फोडोन, माजुंगासोरस। प्रमुख: नासुटोसेराटॉप्स, पचरहिनोसोरस, पैरासोरोलोफ्स, पैरासोरोलोफ्स लक्स, सिनोसेराटॉप्स, स्टेगोसोरस, स्टाइजिमोलॉच, सुकोमिमस, टायरेनोसोरस रेक्स, बिग ईटी, रेक्सी। उत्पादन: टीबीए। विपणन: श्रृंखला का वायरल मार्केटिंग अभियान सितंबर 2023 के अंत में शुरू हुआ, जब कैप्टिविज की एक नई खिलौना लाइन के कई आंकड़े न्यूयॉर्क शहर के खिलौना मेले में सामने आए। सामान्य ज्ञान: श्रृंखला का नाम जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस सीजन 2 के अंतिम एपिसोड के साथ साझा किया गया है। जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस एक अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे जैक स्टेन्स ने नेटफ्लिक्स के लिए विकसित किया है, और यह जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की पहली टेलीविजन श्रृंखला है। एरोन हैमर्सले और स्कॉट क्रीमर-लेन लुएरस, स्टीवन स्पीलबर्ग, कॉलिन ट्रेवोर और फ्रैंक मार्शल के साथ श्रृंखला के श्रोता और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं। मुख्य कलाकारों में पॉल मिकेल विलियम्स, सीन जैम्ब्रोन, कौसर मोहम्मद, जेना ओर्टेगा, रयान पॉटर और रैनी रोड्रिग्ज की आवाजें शामिल हैं, जो किशोर कैंपरों के एक समूह के रूप में हैं, जो कई डायनासोरों के अपने निवास स्थान से भागने के बाद इस्ला नुब्लर में फंसे हुए हैं। पहला सीजन 18 सितंबर 2020 को प्रीमियर हुआ। 2021 में दूसरा सीजन 22 जनवरी को रिलीज किया गया, तीसरा 21 मई को और चौथा सीजन 3 दिसंबर को। पांचवा और अंतिम सीजन 21 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। हिडन एडवेंचर नामक एक स्टैंड अलोन इंटरेक्टिव स्पेशल 15 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। सीरीज को इसके एनिमेशन, किरदारों और वॉयस कास्ट के लिए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि इसके किरदारों के डिजाइन और लेखन को लेकर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। 48वें एनी अवार्ड्स में सीरीज ने एनिमेटेड इफेक्ट के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि का पुरस्कार जीता। एक सीक्वल श्रृंखला, जुरासिक वर्ल्ड कैओस थ्योरी, का प्रीमियर 24 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। परिसर:
जुरासिक वर्ल्ड वीडियो गेम पूरा करने के बाद डायनासोर कट्टरपंथी डेरियस बोमन को इस्ला नुब्लर पर एक विशेष डायनासोर थीम वाले साहसिक शिविर कैंप क्रेटेशियस का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहां पहुंचकर डेरियस अन्य शिविरार्थियों केंजी, ब्रुकलिन, याज, बेन और सैमी से मिलता है, जिन्हें जीवन में एक बार के अनुभव के लिए चुना गया था। हालांकि जब डायनासोर अपने निवास स्थान से मुक्त हो जाते हैं, कैंप पर फंसे हो जाते हैं और जीवित बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में बिना किसी मदद के द्वीप के पार उद्यम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुख्य कलाकार शॉन जियाम्ब्रोन, बेन, कौसर मोहम्मद, याज, जेना ओर्टेगा, ब्रुकलिन, रयान पॉटर, केंजी और रैनी रोड्रिग्ज, सैमी। डेरियस बोमन के रूप में पॉल मिकेल विलियम्स, एक कैंपर जो ओकलैंड का डायनासोर कट्टरपंथी है और समूह के नेता के रूप में कार्य करता है। 3-4 सीन जियाम्ब्रोन बेन पिंकस के रूप में एक संवेदनशील और शर्मीला टूरिस्ट जो एंकिलोसॉरस की देखभाल करता है, जिसे वह बम्पी नाम देता है। 4 यास्मीना याज फदौला के रूप में कौसर मोहम्मद, कैंपर्स में सबसे एथलेटिक रूप से आश्वस्त है, जो बाद में सैमी के साथ रिश्ता शुरू करता है। 4 ब्रुकलिन के रूप में जेना ओर्टेगा, एक गुलाबी बालों वाली प्रसिद्ध ट्रैवल व्लॉगर और टूरिस्ट जो बाद में केंजी के साथ रिश्ता शुरू करती है। 4 केंजी कोन के रूप में रयान पॉटर, एक स्वनियुक्त वीआईपी कैंपर जिसे समूह का स्वघोषित अल्फा पुरुष कहा जाता है। 4 सैमी गुटरेस के रूप में रैनी रोड्रिग्ज, कैंप क्रेटेशियस में रहने के अनुभव के लिए उत्साह से भरा एक कैंपर। 4 आवर्ती रॉक्सी के रूप में जमीला जमील, सीजन 1-5, अतिथि सीजन 2, कैंप क्रेटेशियस में एक जीवाश्म विज्ञानी और कैंप काउंसलर। 4 डेव के रूप में ग्लेन पॉवेल, सीजन 1-5, अतिथि सीजन 2, कैंप क्रेटेशियस में एक जीवाश्म विज्ञानी और शिविर परामर्शदाता। 4 टिफ, सीजन 2 के रूप में स्टेफनी बीट्रिज, मिच की पत्नी और एक बड़े खेल की शिकारी। 5-6 एप, सीजन 2 के रूप में एंगस सैम्पसन, एक रहस्यमय और चिंतित टूर गाइड जो टिफ और मिच के लिए काम करता है। 5-6 मिच, सीजन 2 के रूप में ब्रैडली व्हिटफोर्ड, टिफ के पति और एक बड़े गेम शिकारी। 5-6 डॉ हेनरी वू, सीजन 3, अतिथि सीजन 1 के रूप में ग्रेग चुन, इंजन के मुख्य आनुवंशिक इंजीनियर जिन्होंने डायनासोरों को फिर से बनाया। 7-8 डॉ मी टर्नर, सीजन 4 से 5 के रूप में किर्बी हॉवेल बैप्टिस्ट, मंटा कॉर्प द्वारा अनुबंधित एक व्यवहारिक पेलियोन्यूरोबायोलॉजिस्ट। 9 काश डी लैंगफोर्ड, सीजन 4 से 5 के रूप में हेली जोएल ओसमेंट, एक रोबोटिस्ट और मंटा कॉर्प के वरिष्ठ कर्मचारी। 9 ब्रेंडन बोमन के रूप में बेंजामिन फ्लोरेस जूनियर, सीजन 5, अतिथि सीजन 1-4, डेरियस का बड़ा भाई। 10 हॉक्स के रूप में डेव बी मिशेल, सीजन 5, अतिथि सीजन 3, डॉ वू की सुरक्षा के लिए नियुक्त मुख्य भाड़े का सैनिक। बाद में उन्हें मंटा कॉर्प द्वारा भी काम पर रखा गया। मिशेल ने डॉ वू की सुरक्षा के लिए नियुक्त भाड़े के सैनिकों में से एक रीड, अतिथि सीजन 3 को भी आवाज दी है। डेनियल कोन के रूप में एंड्रयू किशिनो, सीजन 5, अतिथि सीजन 4, केंजी के पिता और मंटा कॉर्प के अध्यक्ष। 9 लाना मोलिना, सीजन 5 के रूप में एवरियल कॉटी, मंटा कॉर्प में एक निवेशक जो बायोसिन के लिए काम करता है। अतिथि जेफ बर्गमैन, मिस्टर डीएनए, सीजन 1 और हिडन एडवेंचर के रूप में जुरासिक वर्ल्ड का एनिमेटर शुभंकर। 11 बर्गमैन रैप्टर पैडॉक, हिडन एडवेंचर में एक अनाम कार्यकर्ता की आवाज भी निकालते हैं। एडी, सीजन 1 के रूप में जेम्स अर्नोल्ड टेलर, डॉ वू के सहायकों में से एक, जिसका जन्मदिन डायनासोरों के भागने के कारण बाधित हुआ था। 12 फ्रेडरिक बोमन, सीजन 1 से 2 के रूप में केस्टन जॉन, डेरियस और ब्रैंडन के मृत पिता जो फ्लैशबैक में दिखाई देते हैं। 7 जॉन ने डॉ वू की सुरक्षा के लिए नियुक्त भाड़े के सैनिकों में से एक, डॉसन, सीजन 3 को भी आवाज दी है। मिस्टर गोल्ड, सीजन 5 के रूप में ओकेरिएट ओनाउडोवन, मंटा कॉर्प में एक निवेशक।
साइरस सीजन 5 के रूप में जॉन रुडनिट्स्की, मंटाह कॉर्प में एक निवेशक। लुइस डॉडसन सीजन 5 के रूप में एडम हैरिंगटन, बायोसिन में अनुसंधान प्रमुख। द ट्विन्स सीजन 5 के रूप में मिकी केली, जुड़वां भाई जो मंटाह कॉर्प द्वारा किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिक हैं। गोडिनेज सीजन 5 के रूप में एंटोनियो अल्वारेज, मंटाह कॉर्प द्वारा किराए पर लिया गया एक भाड़े का सैनिक। एल ब्रिमफोर्ड हिडन एडवेंचर के रूप में बिल नी, जुरासिक वर्ल्ड का एक पूर्व कर्मचारी जिसने ओवेन ग्रैडी के लिए एक संदेश छोड़ा था जो हिडन एडवेंचर की ओर ले जाता है, जो इस्ला नुब्लर पर एक मनोरंजन पार्क है जो कभी नहीं खुला। इसके अतिरिक्त सिकुंडा वुड इस्ला नुब्ला और मंटाह कॉर्प द्वीप दोनों पर विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों को आवाज देता है और रोजर क्रेग स्मिथ ब्रैडेक्स को आवाज देता है। रोबोट जो बड़े पैमाने पर उत्पादित बायोरोबोटिक सहायता ड्रॉइड हैं जिनका उपयोग मंटाह कॉर्प द्वारा किया जाता है। 13 चेरिस बूटे ने डॉ वू के लिए काम करने वाले एक अनाम पायलट की आवाज दी है। क्रिस जे एलेक्स ने हिडन एडवेंचर में रैप्टर पैडॉक में एक अनाम कार्यकर्ता की आवाज दी है और है एनसेन ने एक डॉ वू द्वारा नियुक्त भाड़े के सैनिकों के पास कोई श्रेय प्राप्त आवाज अभिनेता नहीं है। फिल्म फ्रेंचाइजी के कई उल्लेखनीय जीव दिखाई देते हैं। इसमें टायरानोसॉरस रेक्स रेक्सी, वेलोसिरैप्टर्स ब्लू, चार्ली, डेल्टा और इको की चौकड़ी, इंडोमिनस रेक्स, मोसासॉरस और जुरासिक पार्क 3 से स्पिनोसॉरस शामिल हैं। दिखाई देने वाले अन्य उल्लेखनीय डायनासोरों में बम्पी, एक विषम चेहरे वाला एंकिलोसॉरस शामिल है जो बेन पिंकस से मित्रता करता है। टोरो, एक कानोटोरस जो कैंपरों का शिकार करता है। ग्रिम, कैओस और लिम्बो, बैरियोनिक्स की तिकड़ी, स्कॉर्पियोस रेक्स, डॉ हेनरी वू द्वारा बनाया गया पहला संकर डायनासोर, बिग ईटी और लिटिल ईटी, टायरानोसॉरस रेक्स की एक माँ और बेटी की जोड़ी, पियर्स, एक केंट्रोसॉरस जिसकी देखभाल मी टर्नर ने की, एंजेल और रेबेल, युवा स्पिनोसेराटॉप्स, सिनोसेराटॉप्स, स्पिनोसॉरस संकर की एक जोड़ी और फायरक्रैकर, एक बच्चा ब्रैचियोसॉरस। श्रृंखला चौथे सीजन में जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी के पहले प्रागैतिहासिक स्तंपाई स्माइलोडोन को भी पेश करती है। उत्पादन बाएं से दाएं, कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग, कॉलिन ट्रेवोरो और फ्रैंक मार्शल। श्रृंखला डेवलपर और परामर्शदाता निर्माता जैक स्टेंटस के अनुसार, जिन्होंने श्रृंखला के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स को भी विचार दिया था। 14 जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस पर उत्पादन अप्रैल 2017 की शुरुआत में शुरू हुआ था। 15 जून 2018 में स्कॉट क्रीमर ने कार्यभार संभाला। परिसर और पायलट स्क्रिप्ट स्टेंट्स द्वारा लिखी गई और शो के शुरुआती डिजाइन पर काम किया गया। 16 2019 में एक सीजीआई एनिमेटेड श्रृंखला को अगले वर्ष नेटफ्लिक्स पर शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसे 2015 की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड की घटनाओं के दौरान सेट किया जाना था। 17 नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के बीच एक संयुक्त परियोजना। 18 स्कॉट क्रीमर और आरोन हैमर्सले ने श्रृंखला के श्रोता, कार्यकारी निर्माता के रूप में लेन लुएरस, स्टीवन स्पीलबर्ग, कॉलिन ट्रेवोरो के साथ मिलकर काम किया, और फ्रैंक मार्शल। 19-20 स्पीलबर्ग नहीं चाहते थे कि श्रृंखला जुरासिक पार्क फिल्मों का बच्चा संस्करण हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा पात्रों को फिल्मों की तरह खतरनाक परिदृश्यों में रखा जाए। परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद क्रीमर और हैमर्सले इसमें शामिल हुए और उन्होंने स्पीलबर्ग के दृष्टिकोण को साझा किया। 21-22 ये तीनों स्पीलबर्ग की विभिन्न फिल्मों से प्रेरित थे, जिनमें अक्सर बच्चों को खतरे का सामना करते हुए दिखाया जाता था। जुरासिक पार्क फिल्मों के विपरीत, जहां बच्चे वयस्कों द्वारा बचाए गए माध्यमिक पात्र हैं, श्रृंखला किशोरों और अपने दम पर जीवित रहने के उनके प्रयासों पर केंद्रित है। 23 काम करते समय चालक दल के सदस्यों ने फिल्म और शो के बीच संबंध विकसित करने के लिए फिल्म जुरासिक वर्ल्ड को कई बार देखा, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए इस्ला नुब्लर का एक नक्शा भी बनाया। 24-25 आवर्ती आवाज अभिनेताओं में पहले और 5वें सीजन में रॉक्सी और डेव के रूप में जमीला जमील और ग्लेन पॉवेल, दूसरे में टिफ और मिच के रूप में स्टेफनी बीट्रिज और ब्रैडली व्हिटफोर्ड, और चौथे और 5वें में काश और ब्रैड के रूप में हेली जोएल ओसमेंट और रोजर क्रेग स्मिथ शामिल हैं। स्टाफ लेखिका शीला श्रीनिवास और कहानी संपादक जोसी कैंपबेल के अनुसार,
शो के लिए सबसे कठिन पात्र याज और ब्रुकलिन थे। लेखकों ने पात्रों को दर्शकों के लिए पसंद बनाने के तरीके खोजने के लिए संघर्ष किया। 26 हालांकि अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि चरित्र की कमजोरियों को सामने लाया जाए ताकि दर्शकों को प्रत्येक चरित्र के प्रति सहानुभूति हो। 27 डेव की भूमिका विशेष रूप से ग्लेन पॉवेल के लिए लिखी गई थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे किरदार को आवाज देना आसान और मजेदार हो गया। 28 कार्यकारी निर्माता के रूप में ट्रेवोरो ने कहा कि उन्होंने शो के क्रू को 2 नियम बताए थे: कहानी बनाते समय डायनासोर के साथ वास्तविक जानवरों के रूप में व्यवहार करना और दृश्यों को ग्राउंडेड रखने के लिए हवाई शॉट्स को एनिमेट करने से बचना। 29 श्रृंखला बनाने के लिए वीरे, ऑटोडेस्क माया और न्यूक जैसे कार्यक्रमों का उपयोग किया गया था। उत्पादन के दौरान ही कोविड-19 महामारी शुरू हो गई और श्रृंखला के क्रू को घर से काम करना पड़ा। 30-31 बी श्रृंखला में लियो बिरेनबर्ग द्वारा रचित मूल संगीत भी शामिल है, जिसमें जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड साउंड ट्रैक के थीम का उपयोग किया गया है, जिन्हें क्रमशः जॉन विलियम्स और माइकल गियाचिनो द्वारा रचित किया गया है। 33-34 एक साक्षात्कार में बिरेनबर्ग ने कहा कि उन्होंने पहली बार संगीत अधिकारियों एलेक्स निक्सन और फ्रैंक गार्सिया से शो के बारे में सुना, जिनके साथ उन्होंने पहले कुंग फू पांडा द पॉज ऑफ डेस्टिनी पर काम किया था, गियाचिनो द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद, जिनसे वे पहले ही मिल चुके थे। दूसरा सीजन 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। 36-37 सीजन के शुरुआती ड्राफ्ट में माना गया था कि बेन का किरदार पहले सीजन के समापन में गिरने के तुरंत बाद मर जाएगा। 38 लेकिन इन योजनाओं को छोड़ दिया गया और बेन बच गया श्रृंखला में प्रदर्शित होते रहने के लिए। 39-40 कॉलिन ट्रेवोर ने अक्टूबर में आयोजित 2020 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में एक वर्चुअल पैनल में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शो के दूसरे सीजन ने प्रोडक्शन क्रू को पहले सीजन की तरह बहुत सारी आज़ादी दी। 41 पूरी तरह से जुरासिक वर्ल्ड में पाए गए संदर्भ पर निर्भर था और दूसरा सीजन फॉलन किंगडम में शुरुआती अनुक्रम से 6 महीने पहले सेट किया गया था। 25-42 एक साक्षात्कार में ट्रेवोर ने कॉमिक बुक रिसोर्सेज को बताया कि फॉलन किंगडम में पशु तस्करी की उपस्थिति ने कैंप क्रेटेशियस के लेखकों को बच्चों को यह सिखाने के लिए शो के दूसरे सीजन के प्रमुख कथानक बिंदु के रूप में बड़े खेल के शिकार को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया कि ये समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। 6 श्रृंखला के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर ट्रेवोर ने स्क्रीन रेंट को बताया कि कैंप क्रेटेशियस के चालक दल के पास पहले से ही एक कहानी की योजना थी जो इन बच्चों को एक यात्रा में गहराई तक ले जाएगी जो जुरासिक वर्ल्ड से और भी दूर ले जाएगी। 43 10 एपिसोड का तीसरा सीजन 21 मई 2021 को जारी किया गया था। 44 सीजन के विकास के दौरान क्रीमर ने कहा कि वे चाहते थे कि बच्चों की अपनी एजेंसी हो और वे अपना भाग्य अपने हाथों में रखें। हम कुछ समय लेना चाहता था और कुछ अच्छी चीजें करना चाहता था और कुछ मजा करना चाहता था और वो चीजें करना चाहता था जो हमने पहले नहीं की थीं, क्योंकि ऐसा करने का कोई समय नहीं था क्योंकि बच्चे हमेशा अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। 45 जब एनिमेटेड श्रृंखला को लाइव एक्शन जुरासिक वर्ल्ड ब्रह्मांड में स्थानांतरित करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा। जहां तक मुझे पता है ऐसा होने की कोई तत्काल योजना नहीं है, लेकिन यह होगा अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया। 45 क्रीमर और रैनी रोड्रिग्ज के साथ ट्रेवोरो ने चौथे सीजन को छेड़ा। हमारे पास इसकी शुरुआत, मध्य और अंत है। हमारे पास एक योजना है और एक अंत दिखाई दे रहा है। स्कॉट और लेको ने आगे बढ़ने का एक बहुत ही रोमांचक तरीका तैयार किया है। 46 ट्रेवोरो ने बताया कि शो में फॉलेन किंगडम का ज्वालामुखी विस्फोट दृश्य शामिल नहीं होगा और कहा कि अगर हम पूरी कहानी बताने में सक्षम हैं जो हमने यहाँ रची है, जिसे लेको ने बनाया है, तो यह वास्तव में हमें एक अनुभव देगा, वास्तव में कुछ नई जगहों पर जाने का मौका जो वास्तव में फिल्मों से अलग है। 47 चौथा सीजन 3 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। 48 एक साक्षात्कार में क्रीमर ने स्पिनोसॉरस की वापसी की पुष्टि की, एक डायनासोर जिसे पहली बार जुरासिक पार्क 3 2001 में दर्शाया गया था, और कहा कि चौथा सीजन एक द्वीप पर होगा। जुरासिक कैनन में पहले नहीं देखा गया। 49 लेको ने मूल रूप से सोचा था कि बीआरएडी श्रृंखला के लिए बहुत अवास्तविक थे।
हालांकि रोबोट के बारे में बोस्टन डायनेमिक्स का एक वीडियो देखने के बाद लेखकों ने उन्हें शामिल करने का निर्णय लिया। केंजी और ब्रुकलिन के बीच संबंध विकसित करने पर क्रीमर ने कहा कि यह विचार पहली बार सीजन 2 के निर्माण के दौरान सामने आया और खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा, यह एक बच्चों का शो है और जरूरी नहीं कि यह कुछ ऐसा हो जो आप जुरासिक में करेंगे, लेकिन यह एक प्राकृतिक प्रगति की तरह महसूस हुआ। यदि आपके पास 6 महीने के लिए एक द्वीप पर 6 बच्चे हैं, तो भावनाएं विकसित होने वाली हैं, और हम इसे इस तरह से पेश करना चाहते थे जो शो के लिए स्वाभाविक लगे और हमारे किरदारों के लिए उपयुक्त हो। 50 पांचवा और अंतिम सीजन 21 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। 51 हिडन एडवेंचर नामक एक स्टैंड अलोन इंटरैक्टिव विशेष 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। होम मीडिया पहले 3 सीजन 3 मई 2022 को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा डीवीडी पर रिलीज किए गए थे। 54 स्वागत सीजन 1 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस के पहले सीजन को 13 समीक्षाओं के आधार पर 6.6 की औसत रेटिंग के साथ 77% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। वेबसाइट की आलोचनात्मक समिति में लिखा है, कैंपर्स के एक उत्साही समूह और रोमांचक नए रोमांच के साथ कैंप क्रेटेशियस ने युवा दर्शकों के लिए जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी को सफलतापूर्वक विकसित किया है, हालांकि यह कुछ के लिए थोड़ा अधिक हिंसक हो सकता है। 55 ब्लडी डिस्गस्टिंग के लिए लिखते हुए मेगन नवारो ने सीजन को मजेदार, मार्मिक और साहसी का एकदम सही एम्बलिन मिश्रण कहा। आवाज कलाकारों और डायनासोर के डिजाइन की प्रशंसा की, लेकिन चरित्र डिजाइन को सामान्य कहा। 56 द एवी क्लब के जेसी है सिंजर ने सीजन को C+ ग्रेड रेटिंग दी। शो को कहानी के हिसाब से अवास्तविक कहा, लेकिन यह भी कहा कि इसका चरित्र विकास चतुर था और शो में किशोरों को सटीक रूप से दर्शाया गया था। 57 कोलाइडर के हेली फाउच ने सीजन को A दिया, जबकि डेन ऑफ गीक की अलाना जोली एबॉट ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए। कुल मिलाकर दोनों आलोचकों ने सीजन के एनिमेशन, कलाकारों और केंद्रीय कहानी की प्रशंसा की। 58 59 60 रोजरबर्ट.com के निक एलन ने श्रृंखला के मनोरंजन मूल्य को फ्रेंचाइज की मूल त्रयी से तुलना के योग्य माना और कहा कि श्रृंखला बनाने में की गई देखभाल के कारण यह सिर्फ एक स्पिन से कहीं ज्यादा खास है। 61 एक नकारात्मक समीक्षा में एम्पायर के पत्रकार बेन ट्रेविस ने शो के लेखन और उसके पात्रों की आलोचना करते हुए सीजन को 5 में से 2 सितारों की रेटिंग दी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे अप्रिय और पतले स्टीरियोटाइप और जबरन संवाद में खींचे गए थे, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पहला सीजन केवल युवा दर्शकों के लिए था। 33 स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ IO9 की बेथ एल्डरकिन ने सीजन को अत्यधिक हिंसक पाया, यह इंगित करते हुए कि कोई भी एपिसोड कम से कम एक बच्चे को जानलेवा खतरे में डाले बिना नहीं जाता। हालांकि उन्होंने पूरे सीजन में स्थिरता का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा आधुनिक बच्चों का शो मिलना दुर्लभ है जो अपने दर्शकों पर अधिक गहन विषय सामग्री को संभालने के लिए भरोसा करता है, भले ही यह कई बार परेशान करने वाला हो। 62 पहला एपिसोड देखने के बाद डिसाइडर के क्रू ने दर्शकों को श्रृंखला को स्ट्रीम करने की झिझक के साथ सिफारिश की। 63 सीजन 2 रॉटेन टोमाटोज पर दूसरे सीजन को 5 समीक्षाओं के आधार पर 6.8 की औसत रेटिंग के साथ 100% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। 64 डेन ऑफ गीक के आलोचक अलाना जोली एबॉट ने कैंप क्रेटेशियस के दूसरे सीजन को 5 में से 4.5 स्टार रेटिंग दी, यह कहते हुए कि इसमें पहले की तुलना में सुधार हुआ है। 65 जबकि रेडी स्टेडी कट के डैनियल हार्ट ने कहा कि इसमें सुधार हुआ है नहीं, सीजन को 5 में से 3 स्टार देते हुए और इससे एक चूका हुआ अवसर कहा। 66 सोल्जी 8 द मूवीज के डेनियल सोल्जमैन ने काल्पनिक इसला नुबलर की खोज और सभी 8 एपिसोड की गति की प्रशंसा की। 67 मैशेबल के लिए लिखते हुए ब्रुक बाजग्रोविक्स ने सीजन की समग्र कहानी और बढ़ते तनाव की सराहना की, लेकिन एपिसोड ब्रेव की कहानी की आलोचना की जो पूरी तरह से फ्लैशबैक में हुआ और केवल बेन के चरित्र पर केंद्रित था। 68 कोलाइडर से हेली फोच ने नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए शीर्ष 7 नए शो की अपनी सूची में सीजन को स्थान दिया और कहा कि नया सीजन
अधिक चरित्र केंद्रित क्षणों के लिए जगह बनाते हुए कार्रवाई के लिए बहुत सारे अवसर छोड़ता है। 69 स्क्रीन रेंट पत्रकार जॉन और क्योला ने शो की कहानी, एक्शन और पात्रों की सराहना की, विशेष रूप से द वॉटरिंग होल शीर्षक वाले एपिसोड में, यह कहते हुए कि यह मूल जुरासिक पार्क के अंत के समान था और एक चतुर स्पिन था। स्टीवन स्पीलबर्ग की निर्देशन शैली। 70 द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के लिए लिखते हुए राफेल मोटामायोर ने भी द वॉटरिंग होल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया साझा की, जिसमें कहा गया कि यह एपिसोड आश्चर्य से भरा था, जिसने शो को मूल जुरासिक पार्क की भावना को पकड़ने की अनुमति दी, जबकि डायनासोर को कहानी में सबसे आगे लाना। 71 सीजन 3 कैंप क्रेटेशियस के तीसरे सीजन को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, कुछ ने इसे श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ कहा। रॉटेन टोमाटोज पर तीसरे सीजन को 7 समीक्षाओं के आधार पर 100% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है, जिसकी औसत रेटिंग 8.3 है। 72 कमिंगसून.net से जेफ एम्स ने इसके चरित्र विकास के लिए इसे 9/10 इंच दिया और लिखा कि हालांकि यह अपने एक्शन दृश्यों के लिए उसी फॉर्मूले का उपयोग करना जारी रखता है, निर्माता इन पात्रों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके पास ऐसे हैं दर्शकों की अपेक्षाओं पर उनकी मजबूत पकड़ होती है, जिससे वे एपिसोडिक दिखावटीपन से आगे निकलने में कामयाब होते हैं और एक अंतिम उत्पाद पेश करते हैं जो संतुष्ट करता है, रोमांचित करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप और अधिक चाहते हैं। 73 एनिमेशन वर्ल्ड नेटवर्क की विक्टोरिया डेविस ने भी सीजन के समग्र स्वरूप की प्रशंसा की और कहा कि छोटे दृश्यों पर दिया गया ध्यान पात्रों में उम्र बढ़ने और परिपक्वता की भावना व्यक्त करके भावनाओं को बढ़ाता है। 74 इसके अलावा डेन ऑफ गीक के अलाना जोली एबॉट ने इसे शांत, हल्के क्षणों को दिल को छू लेने वाले एक्शन के साथ संतुलित करने में सक्षम होने के लिए और वास्तविक चिंता के लिए कि पसंदीदा पात्र इसे जीवंत नहीं बना पाएंगे, 5 में से 4.5 स्टार दिए और कहा कि यह श्रृंखला ऐसी थी जिसका सभी उम्र के बच्चे आनंद ले सकते थे। 75 हालांकि कॉमिक बुक रिसोर्सेज के रेनाल्डो मातादीन ने एक नकारात्मक समीक्षा दी, जिसमें पाया गया कि बम्पी से अलग होने पर बेन के चरित्र विकास में समापन असफल था। उन्होंने लिखा कि यह बहुत ही निराशाजनक है और उसके द्वारा विकसित वीर स्वभाव को नष्ट कर देता है। बेन को अपना खुद का निर्माण करना चाहिए था, तर्कसंगत तरीके से कॉल करें और मेलोड्रामेटिक तरीके से नहीं, ताकि अगले सीजन में उसके चीखने चिल्लाने और चिंतित होने की कोशिश से आगे बढ़ सके। यह सिर्फ प्रतिगामी लगता है और उस बदमाश नेता को खत्म कर देता है जिसे वह बना रहा था। सीजन 4 IGN की अमेलिया एम्बरविंग ने यह प्रदर्शित करने के लिए यास के चरित्र विकास पर सकारात्मक नोट्स दिए कि यहाँ तक कि हमारे बीच सबसे कठिन लोगों के पास भी ऐसे क्षण आते हैं जहाँ उन्हें मदद की जरूरत होती है। हालांकि एम्बरविंग ने पाया कि युवा दर्शकों के लिए बनाई गई श्रृंखला के लिए डायनासोर के खिलाफ हिंसा अनावश्यक थी। उन्होंने कहा कि एक एपिसोड में एक दृश्य का कथा के लिए कोई उद्देश्य नहीं था और यह इतना निरर्थक रूप से मतलबी था कि इसे एक पल के लिए रोकना और चले जाना जरूरी था। अपने फैसले में समीक्षक ने कहा कि स्क्रीन पर दिखाई गई क्रूरता शो की विरासत को धूमिल करेगी और चौथा सीजन कहानी में निराशाजनक हिचकी था। 77 इस बीच कमिंगसून.net के जेफ एम्स ने चौथे सीजन को 8/10 दिया और कहा, यह पिछले सीजन की कथात्मक जोर या साजिश पेश नहीं करता है, लेकिन इसमें आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है। भले ही आप खूबसूरती से प्रस्तुत किए गए राक्षसों को देखने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। 78 कॉमिक बुक रिसोर्सेज के ब्रैंडन ज़ाचरी ने अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने एनिमेशन और डिज़ाइन को प्रभावशाली पाया और लिखा, लेखन की समग्र ताकत और एक प्रभावशाली आवाज कलाकारों ने इसे और भी ऊपर उठाने में मदद की, जिससे यह नेटफ्लिक्स पर सभी उम्र के लिए अधिक रोमांचक श्रृंखला में से एक बन गई। 79 अपने शुरुआती सप्ताह में कैंप क्रेटेशियस का चौथा सीजन कुल 16.9 मिलियन घंटे देखने का समय जमा करने के बाद नेटफ्लिक्स पर 7वीं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला थी। 80 अपने दूसरे सप्ताह में सीजन को कुल 17.42 मिलियन घंटे देखा गया, जो अंग्रेजी भाषा में टेलीविजन शो के लिए नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 सूची में चौथे स्थान पर रहा। 81 सीजन 5 सीजन के रिलीज होने पर कॉमन सेंस मीडिया पर कई माता पिता ने ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं दीं।
उन्होंने टोन में बदलाव और किशोरों की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित किए जाने पर कुछ चिंता व्यक्त की, लेकिन उल्लेख किया कि वे और उनके बच्चे अभी भी एक्शन और रोमांच का आनंद लेते हैं। जैक स्टेंट्स। लेख, बात करना, पढ़ना, संपादन करना, इतिहास देखें। औजार, विकिपीडिया, निःशुल्क विश्वकोश से। इस जीवनी को सफाई की आवश्यकता हो सकती है। कृपया जीवनियों के लिए शैली मैनुअल की समीक्षा करें और लेख को बेहतर बनाने में मदद करें। मार्च 2019। एक जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो। स्रोत खोजें। जैक स्टेंटस, समाचार पत्र, किताबें, विद्वान JSTOR। मार्च 2019। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाना है। जैकरी स्टेंट्स। जन्म फोर्ट ब्रैग, कैलिफोर्निया, US। शिक्षा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज, BA। व्यवसाय लेखक, निर्माता। उल्लेखनीय श्रेय एजेंट कोडी बैंक्स, थोर, एक्समैन, फर्स्ट क्लास, टर्मिनेटर, द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स। ऊंचाई 5 फीट 11 इंच 180 सेंटीमीटर। जीवनसाथी लिया ग्लिन। वेबसाइट https://twitter.com/musack। जैकरी लोवेल स्टेंट्स एक अमेरिकी लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता, पत्रकार, उपन्यासकार और शिक्षक हैं, जिन्हें पूर्व लेखन भागीदार एशले एडवर्ड मिलर के साथ मार्वल संपत्तियों पर उनके काम के लिए जाना जाता है। 1-2 कैरियर। स्टेंट्स ने पत्रकारिता में डिग्री के साथ UC सांता क्रूज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने द इकोनॉमिस्ट, एस्क्वायर, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड और एंटरटेनमेंट वीकली जैसे प्रकाशनों के लिए लिखा और संपादन किया। 3 इसके अलावा वह अर्थ फर्स्ट के लिए एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे 1990 के दशक की शुरुआत में। 4 पत्रकारिता में डिग्री के साथ UC सांता क्रूज से स्नातक होने के बाद। 5 उन्होंने मेट्रो सिलिकॉन वैली के लिए काम किया, टेलीविजन, किताबों और लोकप्रिय संस्कृति के बारे में लिखा, साथ ही सोनोमा काउंटी इंडिपेंडेंट, अब नॉर्थ बे बोहेमियन। 6-7 1997 में प्रकाशक डैन पुलक्रानो ने मेट्रो की रीब्रांडिंग और इसके सैन फ्रांसिस्को मासिक द मेट्रोपॉलिटन के लॉन्च की देखरेख के लिए स्टेंट्स को नियुक्त किया। 8 पूर्णकालिक रूप से पटकथा लेखन की ओर रुख करने के बाद 2000 से 2015 तक उन्होंने जीन रोडेम्बेरी के एंड्रोमेडा से शुरुआत करते हुए लेखन भागीदार एशले एडवर्ड मिलर के साथ काम किया। एक टीम के रूप में उन्होंने एक्समैन, फर्स्ट क्लास, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थॉर और एजेंट कोडी बैंक्स फिल्मों का सहलेखन किया। उन्होंने और मिलर ने प्रोजेक्ट पर कुछ शुरुआती काम किया, जो टॉप गन मैवरिक बन गया, जो 1986 की टॉम क्रूज फिल्म टॉप गन की अगली कड़ी है, जो 2022 में रिलीज हुई। लेखक और निर्माता के रूप में उन्होंने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म रिम पर काम किया। द वर्ल्ड 2019 मैकजी द्वारा निर्देशित। उन्होंने कई टेलीविजन कार्यक्रम लिखे और निर्मित किए हैं, जिनमें जीन रोडेम्बेरी का एंड्रोमेडा, द सीडब्ल्यू का द फ्लैश, फॉक्स का फ्रिंज और फॉक्स का टर्मिनेटर, द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स शामिल हैं। उन्होंने ड्रीमवर्क्स, यूनिवर्सल और नेटफ्लिक्स के लिए एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी पर आधारित एक आगामी एनिमेटेड शो भी बनाया और विकसित किया। उनके पास विकासाधीन कई परियोजनाएं हैं, जिनमें स्काईडांस टेलीविजन, वार्नर ब्रदर्स और HBO के लिए टेलीविजन कार्यक्रम, साथ ही वार्नर ब्रदर्स में DC सुपरहीरो फिल्म बूस्टर गोल्ड और फॉक्स में बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना का रीमेक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रशंसित युवा वयस्क उपन्यास कॉलिन फिशर का सहलेखन किया और वर्तमान में नेवरमोर नामक एक साहसिक थ्रिलर लिख रहे हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में पटकथा लेखन भी पढ़ाते हैं। वह तियानजिन में वुटियानमिंग फाउंडेशन और बीजिंग में वांडा स्टूडियो के अतिथि थे, जहां उन्होंने युवा चीनी पटकथा लेखकों को अमेरिकी एक्शन फिल्में लिखने की तरकीबें और तकनीकें सिखाईं। व्यक्तिगत जीवन। फोर्ट ब्रैग, कैलिफोर्निया के मूल निवासी, स्टेंट्स का जन्म जर्मन और आयरिश मूल के पिता और लेबनानी मूल की मां से हुआ था, उद्धरण वांछित, और उन्होंने खुद को आधा लेबनानी बताया है। 9 उनकी बेटी ऑटिस्टिक है
और स्टेंट्स को स्वयं स्थिति के लक्षण प्रदर्शित करने वाला बताया गया है। सीन गेम्ब्रोन, जन्म 30 मई 1999, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी ऑनस्क्रीन भूमिकाओं में सिटकॉम द गोल्डबर्ग्स में एडम एफ. गोल्डबर्ग और डिज्नी चैनल की फिल्म किम पॉसिबल में रॉन स्टॉपेबल शामिल हैं। उनकी आवाज अभिनय क्रेडिट में द लाउड हाउस में लुआन के बॉयफ्रेंड बेनी, सोलर ऑपोजिट्स में यूम्यूलैक ऑपोजिट्स जूनियर, क्लेरेंस में जेफ रैंडेल, रसेल मैडनेस में रसेल और स्लिपिन जिमी में जिमी मैकगिल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। जैम्ब्रोन का जन्म सेंट जोसेफ, मिशिगन में हुआ था। 2 इतालवी और जर्मन मूल के एक परिवार में। 3 और उनका पालनपोषण पार्क रिज, इलिनॉइस में हुआ, जहां उन्होंने लिंकन मिडिल स्कूल और मेन साउथ हाई स्कूल में पढ़ाई की। 2019 तक वह लॉस एंजल्स में स्थित है, लेकिन अक्सर पार्क रिज का दौरा करता है। 4-5 कैरियर। गैम्ब्रोन ने 9 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें मैकडॉनल्ड्स और फ्रेंडली रेस्तरां के टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। 6 उनकी पहली फिल्म भूमिका 2012 में आई, जहां उन्होंने आई हार्ट शकी में एफ्रो बॉय की भूमिका निभाई। 2013 से 2023 तक जैम्ब्रोन ने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला द गोल्डबर्ग्स में बेवर्ली, वेंडी मैकलेंडनकोवे और मरे, जेफ गार्लिन के सबसे छोटे बच्चे एडम गोल्डबर्ग की भूमिका निभाई। 2014 से 2018 तक गैम्ब्रोन ने कार्टून नेटवर्क एनिमेटेड श्रृंखला क्लेरेंस पर शीर्षक चरित्र के सबसे अच्छे दोस्त जेफ रांडेल की आवाज प्रदान की। उन्होंने आरएल स्टाइन की द हॉन्टिंग आवर में भी उपस्थिति दर्ज कराई और 2015 की डीवीडी फिल्म रसेल मैडनेस में रसेल नामक एक बुल टेरियर की आवाज दी। 2019 में गैम्ब्रोन ने फिल्म किम पॉसिबल में सैडी स्टेनली के साथ सहाभिनय किया, जहां उन्होंने स्टेनली के शीर्षक चरित्र के सबसे अच्छे दोस्त और साइडकिक रॉन स्टॉपेबल की भूमिका निभाई और उन्हें साउंड ट्रैक में श्रेय दिया गया। 2020 से 2022 तक उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड, कैंप क्रेटेशियस में बेन पिंकस को आवाज दी। सीन गैम्ब्रोन, जन्म 30 मई 1999, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी ऑनस्क्रीन भूमिकाओं में सिटकॉम द गोल्डबर्ग्स में एडम एफ. गोल्डबर्ग और डिज्नी चैनल की फिल्म किम पॉसिबल में रॉन स्टॉपेबल शामिल हैं। उनकी आवाज अभिनय क्रेडिट में द लाउड हाउस में लुआन के बॉयफ्रेंड बेनी, सोलर ऑपोजिट्स में यूम्यूलैक ऑपोजिट्स जूनियर, क्लेरेंस में जेफ रैंडेल, रसेल मैडनेस में रसेल और स्लिपिन जिमी में जिमी मैकगिल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। जैम्ब्रोन का जन्म सेंट जोसेफ, मिशिगन में हुआ था। 2 इतालवी और जर्मन मूल के एक परिवार में। 3 और उनका पालनपोषण पार्क रिज, इलिनॉइस में हुआ, जहां उन्होंने लिंकन मिडिल स्कूल और मेन साउथ हाई स्कूल में पढ़ाई की। 2019 तक वह लॉस एंजल्स में स्थित है, लेकिन अक्सर पार्क रिज का दौरा करता है। 4-5 कैरियर। गैम्ब्रोन ने 9 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें मैकडॉनल्ड्स और फ्रेंडली रेस्तरां के टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। 6 उनकी पहली फिल्म भूमिका 2012 में आई, जहां उन्होंने आई हार्ट शकी में एफ्रो बॉय की भूमिका निभाई। 2013 से 2023 तक जैम्ब्रोन ने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला द गोल्डबर्ग्स में बेवर्ली, वेंडी मैकलेंडनकोवे और मरे, जेफ गार्लिन के सबसे छोटे बच्चे एडम गोल्डबर्ग की भूमिका निभाई। 2014 से 2018 तक गैम्ब्रोन ने कार्टून नेटवर्क एनिमेटेड श्रृंखला क्लेरेंस पर शीर्षक चरित्र के सबसे अच्छे दोस्त जेफ रांडेल की आवाज प्रदान की। उन्होंने आरएल स्टाइन की द हॉन्टिंग आवर में भी उपस्थिति दर्ज कराई और 2015 की डीवीडी फिल्म रसेल मैडनेस में रसेल नामक एक बुल टेरियर की आवाज दी। 2019 में गैम्ब्रोन ने फिल्म किम पॉसिबल में सैडी स्टेनली के साथ सहाभिनय किया, जहां उन्होंने स्टेनली के शीर्षक चरित्र के सबसे अच्छे दोस्त और साइडकिक रॉन स्टॉपेबल की भूमिका निभाई और उन्हें साउंड ट्रैक में श्रेय दिया गया। 2020 से 2022 तक उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड, कैंप क्रेटेशियस में बेन पिंकस को आवाज दी। जेना मैरी ओर्टेगा, जन्म 27 सितंबर 2002, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में की और सीडब्ल्यू कॉमेडी ड्रामा सीरीज जेन द वर्जिन 2014 से 2019 में युवा जेन की भूमिका के लिए उन्हें पहचान मिली। 2016 से 2018 तक ओर्टेगा की डिज्नी चैनल श्रृंखला स्टक इन द मिडल में हाले डियाज की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने इस भूमिका के लिए इमेजेन पुरस्कार जीता।
उन्होंने 2019 में थ्रिलर सीरीज यू के दूसरे सीजन में एली अल्वेस की भूमिका निभाई और 2021 में नेटफ्लिक्स के लिए पारिवारिक फिल्म यस्डे में अभिनय किया। ओर्टेगा को टीनरामा फिल्म द फॉलआउट 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने स्लेशर फिल्मों स्क्रीम और एक्स दोनों 2022 में अभिनय किया, जिसने उन्हें स्क्रीम क्वीन के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा 2022 में ओर्टेगा ने नेटफ्लिक्स हॉरर कॉमेडी श्रृंखला वेडनेसडे में वेडनेसडे एडम्स के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब, प्राइमटाइम एमी और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन। जेना मैरी ओर्टेगा, एक 6 भाई बहनों में से चौथी, का जन्म 27 सितंबर 2002 को पाम डेजर्ट, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 3 उनके पिता एक पूर्व शेरिफ, जो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय में काम करते हैं, मैक्सिकन वंश के हैं, और उनकी माँ, जो मैक्सिकन और प्यूर्टो रिकान वंश की है, एक आपातकालीन कक्ष नर्स के रूप में काम करती हैं। 5 ओर्टेगा की परदादी मेक्सिको के सिनालोआ की एक गैरदस्तावेज अप्रवासी थीं और उनके नाना प्यूर्टो रिको के थे। 6 ओर्टेगा कैलिफोर्निया के ला क्विंटा में पले बढ़े। 6 साल की उम्र से ही वह अभिनय करना चाहती थीं। 3 साल तक उसने अपनी माँ से विनती की कि वह उसे अपना करियर बनाने दे। उसकी माँ ने फुटबॉल और स्कूल सहित अन्य गतिविधियों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। 4 ओर्टेगा ने पूर्व में भाग लेने के लिए अभिनय करना लगभग छोड़ दिया था। 8 बाद में उनकी माँ ने उनके लिए एक मोनोलॉग किताब खरीदी और 9 वर्षीय ओर्टेगा के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने वीडियो देखा और उसे एक एजेंसी में साइन कर लिया। 4 ओर्टेगा की माँ ने उसे ऑडिशन में भाग लेने के लिए लॉस एंजल्स ले जाना शुरू कर दिया, एक यात्रा जिसमें कभी कभी 6 घंटे से लेकर सप्ताह में 5 दिन तक का समय लग जाता था। 4 उसे भूमिकाएं हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि लैटिना के लिए कुछ भूमिकाएं मौजूद थीं और वह एक निश्चित तरीके से नहीं दिखती थी। ऐसे अनुभवों ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। 9 पहले वर्ष के लिए ओर्टेगा, जिनका फिल्म उद्योग में कोई संबंध नहीं था, ने अपने ऑडिशन को विज्ञापनों तक सीमित रखा। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के 3 विज्ञापनों सहित 12 राष्ट्रीय अभियानों में भाग लिया। 11 सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने कुछ दिनों के लिए लॉस एंजल्स में अभिनय किया और स्कूल जाने के लिए घर लौट आईं। 4 उन्होंने पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। 12 अमेलिया ईयरहार्ट एलिमेंट्री स्कूल और जॉन ग्लेन मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। 13 डिज्नी प्रोजेक्ट्स में अभिनय करने के लिए उन्होंने 8वीं कक्षा के दौरान स्कूल छोड़ दिया और स्टक इन द मिडल 2016 से 2018 में एक भूमिका हासिल करने के बाद उन्हें लॉस एंजल्स में एक अपार्टमेंट मिल गया। 14 उस दौरान ओर्टेगा वर्कवीक के दौरान लॉस एंजल्स में काम करते थे और सप्ताहांत पर घर जाते थे। 13 आजीविका 2012 से 2017 प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं और डिज्नी। ओर्टेगा ने अपने अभिनय की शुरुआत सिटकॉम रॉब 2012 से की और बाद में CSI NY एपिसोड अनस्पोकन में एक आकस्मिक शूटिंग के शिकार के रूप में दिखाई दी। 15 2013 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म आयरन मैन 3 में उपराष्ट्रपति की बेटी की एक छोटी भूमिका में अपनी फिल्म की शुरुआत की। 16 उसी वर्ष ओर्टेगा हॉरर फिल्म इंसिडियस चैप्टर 2 में सहायक कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 17 2014 से 2019 तक ओर्टेगा की CW कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला जेन द वर्जिन में जेन विलानुएवा के युवा संस्करण के रूप में एक आवर्ती भूमिका थी, जिसे जीना रोड्रिग्ज ने एक वयस्क के रूप में चित्रित किया है। 18 एंटरटेनमेंट वीकली के डेक्लान गैलाघेर ने ओर्टेगा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए लिखा कि वह एक सामान्य बाल कलाकार के दिखावे से बचती है। 18 उन्होंने डायरेक्ट टू वीडियो कॉमेडी फिल्म द लिटिल रास्कल्स सेव द डे 2014 और नेटफ्लिक्स सिटकॉम रिची रिच 2015 में भी अभिनय किया। 19-20 ओर्टेगा कॉमेडी ड्रामा फिल्म आफ्टरवर्ड्स 2015 में एक पुरुष एस्कॉर्ट की बेटी अन्ना चापा के रूप में दिखाई दी। 21-22 लॉस एंजल्स टाइम्स ने उनकी मनमोहक के रूप में प्रशंसा की। 23 जबकि एरिज़ोना रिपब्लिक ने उन्हें बेहद आकर्षक पाया। 24
2016 से 2018 तक 25 ओर्टेगा ने डिज्नी चैनल के सिटकॉम स्टक इन द मिडल का नेतृत्व हाले डियाज के रूप में किया, जो एक महत्वाकांक्षी आविष्कारक है और 7 भाई बहनों में बीच की संतान है। 26 उन्होंने कहा कि भूमिका बुक करना मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। ओर्टेगा ने अपने परिवार और अपने भाई बहनों के साथ संबंधों से प्रेरणा ली। उन्हें लगा कि शो में अभिनय करने का उनका अनुभव रियलिटी टेलीविजन जैसा था। 14 कॉमन सेंस मीडिया ने ओर्टेगा के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, वह इस भूमिका की कमान संभालती है, एक लंबे समय से पीड़ित मध्यम बच्चे के रूप में अपने मामले की पैरवी करती है, जबकि चमकने के अपने प्रयासों में आने वाली कई आपदाओं में हास्य ढूंढती है। 27 ओर्टेगा ने सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता टेलीविजन के लिए 3 इमेजन पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए, जिसमें 2018 में एक जीत भी शामिल है। 28 29 30 उन्होंने एलेना एंड द सीक्रेट ऑफ एवलोर 2016 में राजकुमारी इसाबेल और एलेना ऑफ एवलोर में आवाज भी दी। मार्च 2023 में ओर्टेगा ने एनबीसी की स्केच कॉमेडी श्रृंखला सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 108 109 वेडनेसडे की शूटिंग के दौरान उन्होंने क्राइम थ्रिलर फिल्म फाइनेस्ट काइंड 2023 में एक ड्रग डीलर की बेटी माबेल की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जो जीवन में अपना रास्ता तलाश रही है। 110 111 112 निर्माता गैरी फोस्टर उनके पिछले काम, खासकर द फॉलआउट से प्रभावित थे। बुधवार में उनकी भूमिका ने उन्हें प्रोडक्शन कंपनियों को उन्हें कास्ट करने के लिए मनाने में मदद की। 110 फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षा मिली। 113 114 कई पत्रकारों ने कहा कि ओर्टेगा को गलत समझा गया है। 115 116 117 फिल्म समीक्षक टाय बूर ने लिखा है कि इस भूमिका के लिए उनके पास अभी तक भावनात्मक स्तर या अभिनय कौशल नहीं है। 118 उन्होंने 2024 की शुरुआत लायंसगेट और पॉइंट ग्रे पिक्चर्स के प्रोडक्शन मिलर्स गर्ल में मार्टिन फ्रीमैन के साथ एक अभिनीत भूमिका के साथ की। 119 फिल्म काहिरा स्वीट ओर्टेगा की कहानी बताती है, जो एक हाई स्कूल की छात्रा है जिसकी लेखन क्षमता उसके शिक्षक की रुचि को पकड़ लेती है, जिससे दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता बन जाता है। 120 उन्होंने अपने किरदार को अब तक निभाया सबसे जटिल किरदार कहा और सामग्री को जोखिम भरा बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन विषयों पर चर्चा को उकसाएगा जो लोगों को परेशान करने वाले लग सकते हैं। 121 रोजरेबर्ट.com की क्रिस्टी लेमायर ने ओर्टेगा को दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त चुंबकीय पाया, हालांकि उन्हें लगा कि चरित्र के उद्देश्य पूर्वानुमानित और अतार्किक थे। 122 एसोसिएटेड प्रेस के मार्क कैनेडी ने फिल्म को उनके करियर में एक निरर्थक अजीब मोड़ करार दिया। 123 आगामी परियोजनाएं ओर्टेगा बर्टन की फंतासी फिल्म बीटलजूस 2024 में अभिनय करेंगे, जो बीटलजूस 1988 की अगली कड़ी है। 124 125 वह तायका वेटिटी द्वारा निर्देशित क्लारा एंड द सन 2024 के कलाकारों में भी शामिल हो गई हैं। 126 वह रोमांटिक ड्रामा विंटर स्प्रिंग समर और फॉल और एक अनाम ट्रे एडवर्ड शुल्स फिल्म में अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने के लिए तैयार हैं, जिसमें द वीकेंड और बैरी के घन सहकलाकार होंगे। 127 128 वह पॉल रूड और अल्बा अभिनीत एक डार्क कॉमेडी डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न में अभिनय करने वाली हैं। दोनों का उत्पादन और वितरण 24 द्वारा किया जाएगा। 129 130 ओर्टेगा बुधवार के दूसरे सीजन में बुधवार के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं। वह एक कार्यकारी निर्माता बन गईं। 131 जिसे उन्होंने स्वाभाविक प्रगति के रूप में वर्णित किया, क्योंकि पहला सीजन स्वाभाविक रूप से पहले से ही बहुत सहयोगात्मक था। ओर्टेगा ने वेशभूषा, पात्रों और पटकथाओं की देखरेख में मदद की। 132 अन्य उद्यम ओर्टेगा ने अपने मंच का इस्तेमाल अप्रवासियों और एलजीबीटी समुदाय के लिए समर्थन को बढ़ावा देने के लिए किया है। 75 वह प्राइड ओवर प्रेजुडिस का समर्थन करती है, जो एक डू समथिंग अभियान है जो अप्रवासियों और शरणार्थियों की वकालत करता है। 45 वह आप्रवासन समर्थक और भेदभाव विरोधी हैं। उन्होंने टीन वोग से कहा,
आज अपनी संस्कृति को अपनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी अलग अलग जातीयताएं हैं। दिन के अंत में आप हैं। आपको खुद के प्रति सच्चे रहना होगा और आप फिट होने के लिए या किसी और को सहज महसूस कराने के लिए खुद को नहीं बदल सकते। 133 ओर्टेगा महिला अधिकारों की भी समर्थक हैं। 45 2016 में ओर्टेगा ने कैंसर से पीड़ित एक युवा लड़की के लिए धन जुटाने के लिए प्रशंसकों के लिए एक मिलन अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया। 134 2018 रेडियो डिज्नी म्यूजिक अवार्ड्स में ओर्टेगा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप द्वारा पहने गए कपड़ों के जवाब में आई डू केयर एंड यू शुड टू शब्दों को प्रदर्शित करने वाली एक जैकेट पहनी थी जो अप्रवासी बच्चों को देखने के लिए गई थी। अपने माता पिता के बिना रह रहे हैं। ट्रंप की जैकेट पर लिखा था आई रियली डोंट केयर, डू यू। 135 136 ओर्टेगा के विरोध को महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज मिला। 14 उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ट्रंप के परिधान में निर्णय की कमी दिखाई देती है और प्रथम महिला के रूप में उन्हें प्रवासी बच्चों के लिए चिंता दिखानी चाहिए। 137 138 ओर्टेगा ने बाद में कहा, हम सभी को एक दूसरे और अपने देश की परवाह करनी चाहिए। हम ईश्वर के अधीन एक देश हैं। 14 2019 में ओर्टेगा वी चैरिटी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका और कनाडा में कई वी दिवस लाभ समारोहों में दिखाई दिए। 139 2023 में आर्टिस्ट 4 सीजफायर नामक एक समूह के हिस्से के रूप में ओर्टेगा ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति जो बिडेन से इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने का आग्रह किया गया। कलात्मकता को प्रभावित 2004 की थ्रिलर फिल्म मैन ऑन फायर में डकोटा फैनिंग को देखने के बाद ओर्टेगा को शुरुआत में अभिनय करने की प्रेरणा मिली। ओर्टेगा यह समझने में असमर्थ थी कि एक छोटा बच्चा इस तरह का प्रदर्शन कैसे कर सकता है जो उसे इतना डरा सकता है। उन्होंने कई बार फिल्म का विश्लेषण किया और निर्णय लिया कि वह फैनिंग का प्यूर्टो रिकान संस्करण बनना चाहती हैं। 4 148 वह फैनिंग की बहन एले की भी प्रशंसक थीं और उन्होंने बचपन में ही उन दोनों के करियर का अनुसरण किया। 149 जैसे जैसे वह परिपक्व हुई, ओर्टेगा ने डेंजल वाशिंगटन का महिला संस्करण बनने की आकांक्षा की जो मैन ऑन फायर में डकोटा फैनिंग के साथ दिखाई दी थी। 13 148 वह जीना रोड्रिग्ज और डिज्नी चैनल के साथी सितारों सेलेना गोमेज और जेंडाया की भी प्रशंसक हैं। 150 ओर्टेगा ने कहा कि वह रोड्रिग्ज की प्रशंसा करती हैं क्योंकि वे दोनों लैटिना अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने संबंधों की कमी के कारण अभिनय उद्योग में आने के लिए संघर्ष किया। 151 2021 में ओर्टेगा ने रिज अहमद को एक करियर रोल मॉडल के रूप में उद्धृत किया और उनके अभिनय, बोलने के तरीके और सक्रियता की प्रशंसा की। 12 अभिनय शैली और भूमिका चयन मेगन पार्क, जिन्होंने द फॉलआउट में ओर्टेगा का निर्देशन किया था, ने कहा कि वह जानती है कि अभिनय करते समय कब अपना सब कुछ देना है और कब खुद को रोकना है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में एक कलाकार के रूप में खुद को समझने की समझ रखना बेहद दुर्लभ है। 3 बर्टन ने ओर्टेगा की अभिनय शैली की तुलना मूक फिल्म अभिनय से करते हुए कहा कि वह बिना शब्दों के अपनी आंखों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। 3 81 ओर्टेगा को लगता है कि टाइपकास्ट होने से बचने के लिए अधिक विविध अभिनय भूमिकाएं निभाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2021 में एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि वह एक अभिनेता के रूप में सीमित नहीं रहना चाहती थीं। 53 और सबसे विविध भूमिकाओं को स्वीकार करने की उनकी इच्छा ने उनके लिए परिपक्व भूमिकाओं में बदलाव को आसान बना दिया। 53 152 उन्होंने कहा है कि वह डरावनी फिल्मों में अभिनय करने में सबसे सहज महसूस करती हैं। 153 उन्होंने ऐसी परियोजनाओं को बहुत चिकित्सीय बताया है। 3 2023 में ओर्टेगा ने कहा कि वह गंभीर पैमाने पर अत्यनुक्रमण न करने के प्रति सचेत है और अपने हितों के बारे में बहुत विरोधाभासी महसूस करती है क्योंकि मेरा एक हिस्सा है जो हमेशा कोचेला घाटी की लड़की की तरह महसूस करता है। 4 सार्वजनिक छवि ओर्टेगा सफेद पोशाक में कैमरे से बात कर रही हैं। 2023 किड्स चॉइस अवार्ड्स में ओर्टेगा के ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए
हु हार्टवेयर ने 2022 में लिखा था कि वह सापेक्षता का सार प्रदान करते हुए अपने वर्षों से परे संतुलित, परिपक्व और बुद्धिमान है। 154 2023 हार्पर बाजार की कहानी में उन्हें शांत और चिंतनशील बताया गया है। 9 2018 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने ओर्टेगा को 18 वर्ष से कम उम्र के हॉलीवुड के शीर्ष 30 सितारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 155 और 2022 में उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में संदर्भित किया गया। 83 हॉरर में अपने काम के लिए ओर्टेगा को मीडिया प्रकाशनों द्वारा जेन जेड की चीख रानी करार दिया गया है। 2023 में मूवीवेब ने उन्हें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्क्रीम क्वींस में स्थान दिया। 162 ओर्टेगा इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को कुल मिलाकर एक तुलना करने वाला खेल और बहुत चालाकीपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि वह बुधवार की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के गलत अर्थ निकाले जाने से डर गई थीं। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से व्यंग्यात्मक या शुष्क होती हूँ, मेरे लिए खुद को परेशानी में डालना बहुत आसान है। लोग देखें आपकी भेद्यता और इसे इस तरह से मोड़ो जिसकी आप हमेशा उम्मीद नहीं करते। 132 163 पहनावा ओर्टेगा को एक स्टाइल आइकन के रूप में उद्धृत किया गया है। 164 165 उनकी प्रारंभिक रेड कार्पेट शैली में चमकीले रंग, पैटर्न वाले कपड़े और कई सहायक उपकरण शामिल थे। 166 167 उनके स्टाइलिस्ट एनरिक मेलेंडेज ने ओर्टेगा को लाल वैलेंटिनो और थॉम ब्राउन के कपड़े पहनाए। वह चाहते थे कि उनका पहनावा उम्र के अनुरूप, फैशनेबल और शैलीगत रूप से दिलचस्प हो। बाद में उन्होंने अन्य डिज्नी अभिनेत्रियों की स्त्रैण और खिलवाड़ को आदि शैली से दूर जाने की कोशिश की। 168 यू में अपनी भूमिका के बाद ओर्टेगा ने भारी मेकअप और गहरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। 166 मीडिया प्रकाशनों ने कहा कि उनकी बाद की शैली ने उच्च फैशन को शामिल करते हुए बुधवार से उधार लिया और इसे गॉथिक ग्लैम के रूप में वर्णित किया। वोग के अनुसार उनकी ऑफस्क्रीन शैली में गहरी गॉथिक फैशन संवेदनशीलता है। 157 ओर्टेगा ने कहा कि बुधवार को खेलने से मेरा स्वाद बहुत बदल गया है और उसे मुझसे दूर होने में कठिनाई हो रही है, कम से कम कपड़ों के मामले में। 176 व्यक्तिगत जीवन ओर्टेगा ने कहा है कि उसके दोस्त और परिवार उसे सुरक्षा की भावना देते हैं, जो उसे अपने करियर के अधिक चुनौतीपूर्ण हिस्सों से निपटने में मदद करता है, और कहा कि उसका परिवार उसके पैर जमीन पर रखता है। उनका मानना है कि वयस्कों के वर्चस्व वाले उद्योग में बड़े होने के कारण उन्हें सामान्य से पहले परिपक्व होना पड़ा। 150 ओर्टेगा ने लंबे समय तक शाकाहारी आहार का पालन किया, लेकिन वेडनेसडे की शूटिंग के दौरान वह पेस्टेरियन बन गए। कौसर मोहम्मद एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और लेखिका हैं। 1, 2, 3 वह ईस्ट ऑफ ला ब्रेया, व्हाट मेन वांट, लिटिल में अपनी भूमिकाओं और नेटफ्लिक्स के जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस में यास्मिना याज फडोला को आवाज देने के लिए जानी जाती हैं। 4, 5 जीवन और कैरियर सैन जोस, कैलिफोर्निया में जन्मे मोहम्मद बंगाली और पाकिस्तानी मूल के हैं। 6 उन्होंने यूसीएलए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यूसीएलए स्प्रिंग सिंग कंपनी की सदस्य थीं। उन्होंने कई डिजिटल परियोजनाओं पर काम किया है और लिखा है, जैसे स्माइल और नमस्ते, जो हफिंगटन पोस्ट और एनबीसी पर प्रदर्शित हैं। 7, 8 वह कैलिफोर्निया की जनगणना अभियान की डिजिटल एम्बेसडर भी हैं। 9 कौसर एनीमे शो ग्रेट प्रिटेंडर और नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस में श्रृंखला के मुख्य पात्रों को भी आवाज देते हैं। 10 जुलाई 2022 में निकेलोडियन ने घोषणा की कि कौसर 2022 की एनिमेटेड रीबूट श्रृंखला मॉन्स्टर हाई में क्लियो डी नाइल के चरित्र को आवाज देंगे। 2018 से 2021 परिपक्व भूमिकाओं में परिवर्तन ओर्टेगा एक वीडियो संदेश में बोल रहे हैं। 2020 में ओर्टेगा 2018 में ओर्टेगा ने फिल्म सेविंग फ्लोरा में एक सर्कस मालिक की बेटी डॉन की मुख्य भूमिका निभाई। 34, 35 स्टक इन द मिडल खत्म होने के बाद
उनका लक्ष्य अधिक परिपक्व परियोजनाओं में अभिनय करना था, लेकिन लोगों ने यह मान लिया कि डिज्नी की भूमिकाएं वह सब कुछ है जो आप कर सकते हैं, या वह सब जो आपके लिए बने हैं। 3. उन्होंने कई बार यह कहते हुए अभिनय छोड़ने पर विचार किया कि वह युवा भूमिकाओं के लिए बहुत बुरी थीं और बड़ी भूमिकाओं के लिए बहुत छोटी थीं। 11. 2018 में उन्हें नेटफ्लिक्स थ्रिलर सीरीज यू के दूसरे सीजन में एली अल्वेस के रूप में लिया गया था। 3. जो 26 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 36-37 शो के पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुईं। 38. हॉलीवुड रिपोर्टर के रोबिन बहर ने ओर्टेगा को एक असाधारण कलाकार के रूप में जाना। 39. ओर्टेगा को तीसरे और चौथे सीजन के लिए वापसी करनी थी, लेकिन शेड्यूल संबंधी उलझनों के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। 11:40 ओर्टेगा ने नेटफ्लिक्स की हॉरर फिल्म द बेबीसिटर किलर क्वीन में जूडा लुइस के किरदार की प्रेमिका फोबे का किरदार निभाया था। 41 जिसे सितंबर 2020 में नकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। 42 उन्होंने नेटफ्लिक्स के एनिमेटेड शो जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस 2020 से 2022 में ब्रुकलिन नामक एक ट्रैवल व्लॉगर की आवाज भी दी। 43 2021 में उन्होंने इट्स ऑल लव रिफ्लेक्शंस फॉर योर हार्ट एंड सोल नामक पुस्तक के साथ अपने लेखन की शुरुआत की, जिसमें विश्वास और प्रेम के बारे में उद्धरण और कथनों की एक श्रृंखला शामिल है। 44-45 उन्होंने नेटफ्लिक्स की कॉमेडी फिल्म यस डे 2021 में अभिनय किया, जिसमें एक जिद्दी किशोरी का किरदार निभाया जो अपने माता-पिता से अधिक स्वतंत्रता चाहती है। 46-47-49 इंडीवायर ने ओर्टेगा की बहुत सक्षम के रूप में प्रशंसा की। 50 और एसोसिएटेड प्रेस ने उन्हें एक प्रभावशाली युवा अभिनेता के रूप में संदर्भित किया। 51 हाई स्कूल ड्रामा फिल्म द फॉलआउट में ओर्टेगा की प्रमुख भूमिका थी, जिसमें उन्होंने एक छात्रा की भूमिका निभाई थी जो स्कूल में शूटिंग के बाद अपने भावनात्मक आघात से गुजर रही है। 52 भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने तस्वीरें देखीं और स्कूल की शूटिंग के बारे में वीडियो और साक्षात्कार देखे। बाद में ऐसी घटनाओं का प्रसंस्करण एक तरह से स्वाभाविक रूप से हुआ। उन्होंने मार्च फॉर अवर लाइव्स आंदोलन में भी भाग लिया, जिसने अमेरिकी बंदूक नियंत्रण कानून के समर्थन में प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 12 ओर्टेगा, जो खुद को एक असुरक्षित व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है, को अपने चरित्र को प्रासंगिक के रूप में चित्रित करना आसान लगा। 53 द फॉलआउट का प्रीमियर 17 मार्च 2021 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ और 27 जनवरी 2022 को HBO मैक्स पर रिलीज हुई। 54 फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 55 और ओर्टेगा के अभिनय की सराहना की गई। 53 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने उनके प्रदर्शन को जमीनी और गहराई से आगे बढ़ाने वाला बताया। 56 जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि उनका खूबसूरती से बारीक मोड़ यहाँ दिखने वाले कुछ भी नहीं दिखने वाले पहलू को समझता है और कवच में झंझनाहट। 57 2022 वर्तमान मुख्यधारा की सफलता और बुधवार स्लेशर फिल्म स्क्रीम 2022 में स्क्रीम फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म ओर्टेगा ने तारा कारपेंटर की भूमिका निभाई। 58-59 जिस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी भाषा में सही ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्द हैं। मैं इस यात्रा के लिए कितना खुश, उत्साहित और घबराया हुआ हूँ। 60 निर्देशक मैट बेटिनेलिओल्पिन और टायलर जिलेट ने ओर्टेगा को डरावनी और हास्य दोनों तरह की धुनें बजाने की क्षमता और उसकी चीख की आवाज के कारण कास्ट किया। वह एक प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी में शामिल होने को लेकर घबराई हुई थी। वह किसी को परेशान किए बिना इससे न्याय करना चाहती थी। 4 उन्होंने कहा कि फिल्म पर काम करने से उन्हें उत्पादन प्रक्रिया के प्राकृतिक प्रवाह में कलाकारों की केमिस्ट्री का महत्व सिखाया गया। 61 स्क्रीम एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। 62 2022 की 28वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 63 द एवी क्लब के अनुसार ओर्टेगा ने अपनी भूमिका में अविश्वसनीय लचीलापन और संकल्प का प्रदर्शन किया। 64 उन्होंने सर्वाधिक डरावने प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड भी जीता। 65 ओर्टेगा बाद में फू फाइटर्स के नेतृत्व वाली हॉरर फिल्म स्टूडियो 666 2022 में दिखाई दिए। 66
67 समीक्षकों ने कहा कि उसका कम उपयोग किया गया। 68 लॉस एंजल्स टाइम्स के अनुसार 2022 की नई बनी स्क्रीम क्वीन जेना ओर्टेगा का कैमियो भी इस फिल्म को सच्ची डरावनी वास्तविकता प्रदान कर सकता है। 70 इसके बाद उन्होंने स्लेशर फिल्म एक्स 2022 में अभिनय किया, जिसका निर्देशन और लेखन टी.आई. वेस्ट ने किया था। 71 जिन्होंने कहा कि ओर्टेगा अपनी प्रतिबद्धता में निडर थीं। 72 उन्होंने परियोजना पर हस्ताक्षर करने के कारणों के रूप में इसकी स्क्रिप्ट का हवाला दिया, जो अब तक पढ़ी गई सबसे अपमानजनक चीज थी। 73 और वेस्ट के साथ काम करने का अवसर। वेस्ट की शूटिंग शैली के कारण उन्हें फिल्मांकन प्रक्रिया मनोरंजक और अनोखी लगी। 74 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर एक्स ओर्टेगा की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा वाली फिल्म बन गई। 75 कॉमिक बुक रिसोर्सेज ने लिखा कि उसने वर्ष का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। 76 कॉमेडी हॉरर अमेरिकन कार्नेज ओर्टेगा की 2022 की आखिरी फिल्म रिलीज थी। 75 एवी क्लब ने कहा कि वह एक जिद्दी गुंडा व्यक्तित्व के साथ हॉरर की नई इडगल के रूप में अपनी स्ट्रीक जारी रख रही थी, जो अन्य लोगों के प्रति उसकी देखभाल को छुपाती है। 77 जबकि आईजीएन ने उनके नोशिस गिवेन शेल की सराहना की। 78 ओर्टेगा काली जैकेट पहने हुए अपनी बाईं ओर मुस्कुरा रही है। ओर्टेगा 2022 में बुधवार को प्रचार कर रहा है। मई 2021 में ओर्टेगा को नेटफ्लिक्स कॉमेडी हॉरर सीरीज वेडनेसडे 2022 में वेडनेसडे एडम्स के रूप में चुना गया। 79 जिसे उन्होंने अपने करियर में एक नया अध्याय कहा। 80 कास्टिंग टीम को लगा कि उसने आवश्यक सहानुभूति के साथ भूमिका निभाई। 3 निर्देशक टिम बर्टन ने कहा कि वे वेडनेसडे का किरदार निभाते हुए किसी अन्य अभिनेत्री की कल्पना नहीं कर सकते। 81 उन्होंने इस भूमिका को कई बार अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह फिल्म अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थीं और उन्हें डर था कि किसी अन्य टेलीविजन श्रृंखला में काम करने से उन्हें अपनी इच्छित भूमिकाएं बुक करने से रोका जा सकेगा। बर्टन की संलिप्तता के बारे में जानने के बाद उसने पुनर्विचार किया। तो दोस्तों ये इंडिया में रिलीज़ हो रही है 2 जून 2025 को, यानी 2 जुलाई 2 जुलाई 2025 को आने वाली 2 तारीख को, और इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में रिलीज़ किया जाएगा। बाकी बजट की बात की जाए तो $180 मिलियन का इसका बजट है। भारी भरकम बजट है और ये आसानी से क्रॉस करने वाली है। बाकी आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।